चलिए भाई यार ले लिया। में पीएचडी भी किया और आप देश के जाने माने जर्नलिस्ट रहे। आप उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आपके विद्वत्ता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आपको अपना सलाहकार भी रखा था। अभी आप जोगिया सदर से माननीय विधायक हैं। डिग्री कॉलेज में यह कार्यक्रम हो रहा है। इसी सर्वोदय डिग्री कॉलेज के माननीय प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर राम कृपाल राय जी आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुरारी इंटर कॉलेज सजनवा के प्रधानाचार्य मेजर साकेत जी, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी जो शिक्षा विभाग के जोड़ी हैं, हम अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन करेंगे अर्पण करके अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय मेजर साकेत जी से इस बहुत सारे छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं। मोदी एट 20 का मतलब क्या है, हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, किस विषय पे चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए, जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सामने बैनर लगा हुआ है, ड्रीम्स मीट डेवलपमेंट। क्या है मोदी एट 20 है क्या? मोदी एट 20 पिछले 20 सालों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने साधारण से स्वयंसेवक के तौर पर, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझते होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक होना एक बहुत ही साधारण से स्वयंसेवक के तौर पर, एक साधारण से भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर, फिर एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 सालों से लगातार अनवरत बिना रुके, बिना थके, बिना थमे, बिना कोई छुट्टी लिए, बिना कोई टूर गए, बिना कोई पिकनिक मनाए, लगातार 20 सालों से इस देश के 130 करोड़ लोगों की जो सेवा की है, उसका एक संकलन है, उसका एक माध्यम है। इस किताब के जरिए हम सब जन जन तक इस बात को पहुंचा सके कि प्रधानमंत्री जी पिछले 20 सालों से किस साधना में डूबे। तो ये किताब किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई नहीं है,
ये किताब अपने अपने क्षेत्र के बहुत जो मूर्धन्य हस्तियां हैं, चाहे वो पीवी सिंधु हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब गृह मंत्री के तौर पर अपना दायित्व निभा रहे अमित शाह जी हो, चाहे वो बहुत प्रख्यात लेखक हैं अमीश तिवारी, चाहे उदय कोटक, शोभना जी, प्रदीप गुप्ता जी, बहुत सारे ऐसे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, बहुत उनके अपने क्षेत्र में पकड़ है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में काम किया है, ऐसे लोगों के हाथों ये पुस्तक लिखी गई है और ऐसे 21 अध्यायों की पूरी पुस्तक तैयार करके हम आपके बीच में आज आए। सबसे जो खास बात है, इसको भी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है। इस पुस्तक की प्रस्तावना आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया जिनको स्वर कोकिला के नाम से जानती है, जिनका गाना आप सब अभी आपने 15 अगस्त में खूब बजाया होगा, लता मंगेशकर जी के हाथों इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी हुई है। और उस पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत सारे अवसर आए होंगे जब लता जी ने बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कहा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ लिखा होगा, लेकिन इस पुस्तक को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लता जी ने एक बहन की तरफ से भाई के लिए जिन शब्दों में रेखांकित कर सकते हैं, इस पुस्तक में अपनी प्रस्तावना में एक एक शब्द में उसको पिरोया है। असली बात जो समझने की है कि आखिर है क्या, मोदी मैजिक क्या है, जिस बात को लेकर दुनिया चर्चा करती है, जिस बात को लेकर हमारे विरोधी चर्चा करते हैं, जिस बात को लेकर हमारे जो आलोचक है वो भी चर्चा करते हैं और उनकी हर कोशिश नाकाम होती है। आप लगातार देखिए, आप प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देख रहे हैं 2014 से। 2014 के चुनाव में जब मोदी जी आए, कितनी घेराबंदी हुई, कितना रास्ता रोकने का प्रयास हुआ, कितना भारत को विखंडित करके, क्षेत्र में जातियों में विखंडित करके मोदी जी के प्रयासों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन परिणाम क्या है। 2014 में प्रचंड बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2017 में आपने देखा होगा पुनः परीक्षा हुई और उस परीक्षा में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर बहुत सारे भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन 2017 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पताका लहराई गई। 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, और कोशिशें केवल भारत के भीतर से हुई ऐसा नहीं है, कोशिशें भारत के सीमा पार से भी हुई। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि नहीं, प्रयास सिर्फ भारत से नहीं होता, मोदी जी का रास्ता रोकने का प्रयास शायद भारत में बाद में पहुंचता है, शुरुआत तो पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जैसे देशों से भी होती है। लेकिन 2019 में भी जनता ने पुरजोर समर्थन दिया, पुरजोर आशीर्वाद दिया, और जब 2019 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तब मीडिया ने एक टर्मिनोलॉजी दी कि मोदी मैजिक क्या है। मुझे लगता है कि अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस पुस्तक को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल ये मोदी मैजिक है क्या। और मैं तो अपने ऊपर देखकर देखता हूं, बहुत सारे नौजवान साथी यहां बैठे हैं, मुझे लगता है कि कई बार ये विषय उनको बोझिल भी लगता होगा, लेकिन हम सब आपके बीच में इसलिए आए कि एक बार इसको अपने जीवन में उतार कर देखिए। मोदी जी को जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, जितना जानने की कोशिश करेंगे, आपको स्व प्रेरणा मिलेगी। मैं अपने ऊपर देखता हूं, मैं तो पत्रकारिता करता था, ये गोरखपुर के सेंट एंड्रूज कॉलेज से एमएससी करने के बाद हम सब पत्रकारिता करने के क्षेत्र में निकले और पूरे ईमानदारी, पूरी तन्मयता से पत्रकारिता कर रहे थे। 2014 में मोदी जी को काम करते हुए देखा और ये लगा कि नहीं, मोदी जी इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, उनको भी हमारे जैसे नौजवानों की आवश्यकता जरूर होगी। और 2016 में एक बड़ा फैसला लिया, एक बड़े चैनल में काम करता था, लाखों रुपए की तनख्वाह हुआ करते थे, लेकिन 2016 में एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि नहीं, अब नौकरी त्याग करेंगे और देश के लिए मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज आप सबके बीच में खड़ा है और ईमानदारी से कहता हूं कि पूरे जीवन में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने प्रभावित किया, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, लेकिन मुझे ये बड़ा फैसला लेने के लिए और कुछ करना है समाज के लिए, कुछ समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, इसके लिए वास्तव में ईमानदारी से कहूंगा, इसके लिए अगर जीवन में किसी से प्रेरणा मिली तो वो सिर्फ एक और एक नाम है, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का। और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारी बहनें बैठी है। मैं आपसे कहूंगा कि इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि मोदी जी ने कोई सरकार नहीं चलाई है,
मोदी जी ने कोई शासन नहीं किया है, कोई प्रशासन नहीं चलाया है। आप आगे चल के जब देखेंगे तो बहुत सारे इस देश में आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन हुए, चाहे वो बाल विवाह को लेकर हुआ हो, चाहे वो सती प्रथा को लेकर हुआ हो। आप जब आगे चल के देखेंगे, मुझे लगता है आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब इतिहासकार इस पे लिख रहे होंगे, जब एक्सपर्ट इस पे लिख रहे होंगे, तो आप ये मानकर चलेंगे कि मोदी जी ने एक अभूतपूर्व जो कार्य किया है कि सरकार का मुखिया होने के साथ ही साथ उन्होंने इस देश में जो सामाजिक आंदोलन चलाया है, सामाजिक परिवर्तन किया है, इस देश में बहुत सारे परिवर्तन जो किए हैं, मुझे लगता है कि उसको आप आंदोलन की श्रेणी में लाकर खड़ा करके पाएंगे। और ये आंदोलन किस बात का आंदोलन है? आप अगर मोदी जी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया मोदी जी ने। अभी लाल किले की प्राचीर से आपने उनको सुना होगा, मुझे लगता है बहुत सारे साथियों ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जाकर सुनिए। जो उन्होंने 5 सूत्र दिए, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आंदोलन की शक्ल लेता है, क्योंकि मोदी जी ने तय किया कि नहीं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में सबसे सशक्त कोई आंदोलन अगर किसी ने छेड़ा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा। जब इस देश में लोगों को बांटने का प्रयास होता था, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, आप जरा कल्पना करिए कि भाई से भाई को इस कदर बांटा गया कि हम जातियों में बंट गए, हम क्षेत्र में बंट गए। कोई कहता था कि पूर्वांचल से है, कोई कहता था पश्चिमांचल से है, कोई कहता था दक्षिणांचल से है, कोई कहता था कि वो फला धर्म के हैं, हम फला धर्म के हैं। तब मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि नहीं, हम सब एक है, 130 करोड़ भारतीय हमारी पहचान है। और उन्होंने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप अगर आंदोलन की बात करेंगे तो जरा कल्पना करिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा वो तस्वीर। हम सब भी बचपन से कुंभ को देखते आते हैं, और जब कुंभ होता है तो किस तरह का विहंगम दृश्य होता है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कुंभ हुआ, ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ था। जब महाकुंभ का आयोजन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में स्नान करने गए। दुनिया भर के जो एक्सपर्ट थे, दुनिया भर के जो मीडिया था, दुनिया भर के जो विशेषज्ञ थे, उनकी नजर पड़ी हुई थी कि मोदी जी महाकुंभ का स्नान करने जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे स्नान करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी कि मोदी जी ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद जब पूजा अर्चन की बारी आई तो उन्होंने कहा जरूर पूजा अर्चन करूंगा, लेकिन उसके पहले उनका अर्चन करूंगा, उन सफाई कर्मियों का पूजन करूंगा जिन्होंने पूरी मेले की व्यवस्था में सफाई व्यवस्था की है। मुझे बताइए, आपने कौन सा प्रधानमंत्री देखा जो खुद बैठ जाए नीचे, सफाई कर्मियों को बुलाए, उनके पांव धुले, उनका पूजा अर्चन करें। मित्रों, इस देश में हमने जो जाति पाति की जो बुराई देखी है, ये उसके खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक आंदोलन छेड़ा। आपने प्रधानमंत्री जी का बयान देखो, उनका ये बयान बड़ा प्रचलित हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं, बेटियां बाहर जाती हैं तो उनसे बहुत पूछा जाता, कहां गई, कितना समय लगेगा, कितने वक्त में वापस आओगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, बेटियों से तो पूछते हैं, अब ज्यादा आवश्यक ये है कि बेटों से पूछो, कहां गए, कब वापस आओगे, कहां कहां घूम के आए हो। ये प्रधानमंत्री जी ने कह के इस देश में मातृ शक्ति के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा। और आप देखिए आज उसका बदलाव कितना आगे आ चुका है कि इस देश में राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई बैठता है तो द्रौपदी मुर्मू बैठती है, और रक्षा मंत्री से लेकर वित्त मंत्री कौन होता है? निर्मला सीतारमण जी होती है। ये मातृ शक्ति को सशक्त करने का तरीका था, ये एक तरह का सामाजिक आंदोलन था। प्रधानमंत्री भी है, लेकिन साथ ही साथ समाज के हर वर्ग की कैसे चिंता करनी है, कोई वर्ग पीछे न छूटे, हमारी बहनें भी पीछे न छूटे, हमारी मातृशक्ति पीछे न छूटे। इस बात की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक सूत्र वाक्य अपनाया, आपने देखा होगा, सुना होगा। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें इस पुस्तक में है। आप अगर अमित शाह जी का लेख पढ़ेंगे तो आपको इतनी सारी कहानियां उसमें देखने को मिलेगी कि आखिर मोदी जी एक ऐसे साधारण से स्वयं सेवक से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कितने संघर्ष किए। कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा, अपने आप को प्रधान सेवक कहा। हम सबने वो दौर देखा है कि जब इस देश में सरकारें बनती थी, हुकूमतें बनती थी, कैसे कि एक पूरा का पूरा परिवार, एक पूरा का पूरा कुनबा सरकारें चलाता था।
इमरजेंसी के दौर में लोगों ने देखा है कि जब पूरा देश जेल के भीतर था, तमाम साहित्यकार जेल के भीतर थे, तमाम कलमकार जेल के भीतर थे, तमाम पत्रकार जेल के भीतर थे, तो एक परिवार खुली जिप्सी में निकलता था और पूरी दुनिया के सामने दिखाता था कि हम यहाँ के शासक हैं। वो चुनकर आते थे, वो वोट के जरिए आते थे, हमारे आपके वोट के जरिए आते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा यह एहसास कराया कि नहीं, हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के शासक हैं। लेकिन एक प्रचंड बहुमत के साथ, एक बहुत बड़े बहुमत के साथ, आप सबके आशीर्वाद के साथ, 130 करोड़ भारतीयों के स्नेह के साथ कोई प्रधानमंत्री अगर कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर पहुंचा, तो पहली बार अगर किसी ने कहा कि नहीं मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, तो ये नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस पुस्तक को जरूर देखना चाहिए। इस पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने जीवन में उतार चढ़ाव है, कितना संघर्ष रहा। हम सब जिन परिवारों से आते हैं, मुझे लगता है कि उससे भी दयनीय स्थिति में मोदी जी ने अपना जीवन, अपना बचपन गुजारा है। आप अगर उनकी मां की कहानी पढ़ेंगे, आप शुरुआती तौर पर उनके जीवन की कहानी पढ़ेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए, एक साधारण परिवार, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले परिवार के बच्चे के लिए राजनीति में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, असंभव सा कार्य होता है। लेकिन मोदी जी ने जिस तपस्या के साथ, मोदी जी ने जिस कर्मठता के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस ईमानदारी के साथ हर क्षेत्र में जो काम मिला, बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि पार्टी में जब कोई दायित्व उनके पास था और पत्रकार आते थे, उसके पहले वो कई बार कुर्सियां और दरी तक बिछाते थे। और आप जरा कल्पना करिए कि एक साधारण कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री तक का जो उनका सफर रहा है, उस सफर में कितनी मुश्किलें आई होंगी, कितनी चुनौतियां आई होंगी, कितने संघर्ष आए होंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी को यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, ये जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी के इतिहास का, मोदी जी के जीवन का एक एक पन्ना, एक एक शब्द उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इतने बड़े हो गए, जरा सोच कर देखिएगा कि अभी 15 अगस्त का आयोजन बीता है। 15 अगस्त तो हर साल आता है, आता ही नहीं आता हर साल। 26 जनवरी हर साल आता है। इस बार जो 15 अगस्त का जो उत्सव रहा है, पूरी दुनिया ने जो देखा है कि आपने इसके पहले कभी देखा था? आज मोदी जी ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत एक उभरता हुआ लोकतंत्र है, महाशक्ति है, जहां हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, हमारी अलग अलग धाराएं हो सकती है, हम अलग अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं, लेकिन जब तिरंगे को अपने सीने पे लेकर सबसे ऊपर चलने की बारी आएगी, तो पूरा 130 करोड़ भारत एक होकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाता है। ये भारत है। और इसलिए हम सब कहते हैं कि मोदी जी का नया भारत, मोदी जी का नया भारत इसलिए भी है कि अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे, पूर्व वक्ता, कि पाकिस्तान बराबरी पर आ गया था। बराबरी पर तो लगातार चुनौतियां मिलती थी पाकिस्तान की तरफ से, उसकी माली हैसियत जो भी रही उस देश की, और पाकिस्तान चुनौती देता था, पाकिस्तान धमकी देता था, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता था, पाकिस्तान हथियारों की खेप भेजता था। और 2014 के पहले स्थितियां क्या थी कि पाकिस्तान हमले करता था, पाकिस्तान उग्रवाद छेड़ता था, और हमारे देश की हुकूमतें अमेरिका के दरवाजे पर जाती थी और कहती थी हमें बचाइए, हमें बचाइए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सभी आदरणीय है, लेकिन जो उस दौर के प्रधानमंत्री होते थे, पाकिस्तान हमले पे हमले करता था, और हमारे देश की हुकूमत, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ाते थे, कहते थे नहीं हमें पाकिस्तान से बचाइए। मोदी जी ने 360 डिग्री का ऐसा पलटा है कि आज पाकिस्तान दौड़ के पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता है कि हमें भारत से बचाइए, हमें भारत से बचाइए। ये बदलाव एक दिन का बदलाव नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर किसी ने बदलाव किया है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो जरूर करिए कि उस व्यक्ति को अपना संबल दीजिए, उस व्यक्ति को अपनी ताकत दीजिए, क्योंकि इस देश में अगर कुछ बदला है 2014 के बाद से, तो इतना आसान नहीं था। जरा कल्पना करिए क्या आसान था? क्या 3 तलाक से आजादी आसान थी? 3 तलाक को लेकर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि 3 तलाक हटाओ, तो कांग्रेस की पूरी हुकूमत ने पूरा का पूरा कानून बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले गए थे, और तब लोग कहते थे कि 3 तलाक हटना असंभव है, असंभव है। जो तमाम जानकार थे, तमाम विशेषज्ञ थे, वो कहते थे हिंदुस्तान से 3 तलाक असंभव है हटाना।
लेकिन मोदी जी ने इस असंभव को एक चुटकी में 24 घंटे के भीतर संभव में तब्दील कर दिया और 3 तलाक का सफाया कर। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कश्मीर के बारे में पढ़ते होंगे, धारा 370 के बारे में पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने वीर रणबांकुरों के योगदान को समझ नहीं पाएंगे। एक घर का मुखिया, आपके परिवार के जो माता पिता है, आपका घर कैसे चलाते होंगे। आप जरा कल्पना करिए कि एक घर चलाने में कितनी चुनौती आती है, कितनी मुश्किलें आती है। माननीय मोदी जी तो एक बिखरा हुआ, एक बिल्कुल तितर बितर भारत उनको मिला था, 130 करोड़ का भारत मिला था, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया। आप अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप अपने महानायक के बारे में, महानायक के संघर्ष के बारे में, महानायक की उनका जो सैक्रिफाइस रहा है, जो समर्पण रहा है, उसके बारे में कैसे जाने। यही कश्मीर था कि तिरंगा नहीं लहर पाता था। लाल चौक पर एक तिरंगा लहराने के लिए संगीनों के साए में कुछ लोग जा पाते थे, बड़ी मुश्किल से तिरंगा लहर पाता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के ऊपर तिरंगा लहराने की अनुमति नहीं थी। जम्मू कश्मीर के भीतर जो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बहन आते हैं, उनको आरक्षण नहीं था, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं था। और तमाम विशेषज्ञ कहते थे कि 370 का सफाया असंभव है। कहते थे कि नहीं कहते थे? क्या कोई मानता था कि 370 इतने आराम से हट जाएगा? कोई किसी को लगता था? किसी को कल्पना थी? 370 का सफाया होना इस देश में 2014 से पहले असंभव था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुटकी बजाकर 24 घंटे के भीतर इस असंभव को संभव किया, 370 का सफाया किया। आज जम्मू कश्मीर से लेकर लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, हम बड़े गर्व से कहते हैं। आप सब बहुत देर से बैठे, बस 1.5-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा और उस तस्वीर के साथ समाप्त करूंगा। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारा था। याद है कि नहीं याद आपको कि पाकिस्तान के भीतर कैसे कैप्टन अभिनंदन ने घुसकर मारा था? उसके बाद क्या हुआ था? कैप्टन अभिनंदन गिरफ्तार हो गए, पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए। और जब पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़े तो पूरी दुनिया, पूरा देश टकटकी बातें देख रहा था कि क्या होगा। आप जरा कल्पना करिए, किसी दुश्मन के घर में घुसकर मार के आए, मारते हुए उसके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए, और ये ध्वस्त करके आते हुए पकड़े गए। क्या होना चाहिए आप बताइए? पाकिस्तान की टेरिटरी में पकड़े गए, पाकिस्तान की सेना के हाथों पकड़े गए, पाकिस्तान के कब्जे में थे। पूरी दुनिया और पूरे देश में एक अलग सी स्थिति बनी हुई थी कि क्या होगा, अभिनंदन के साथ होगा क्या। हम सब टकटकी लगाए, टीवी बांधे, टीवी पर देख रहे थे, लेकिन एक विश्वास था कि नहीं, मोदी जी है तो कुछ नहीं हो सकता। एक विश्वास था, पता था कि मोदी जी का संकल्प इतना आसानी से छूटने वाला नहीं है। हमारा रणबांकुरा अभिनंदन कुमार भले पाकिस्तान के कब्जे में, तो क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत नहीं कि उसके बाल बाका भी कर सके, क्योंकि मोदी के देश का अभिनंदन कुमार है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। यह विश्वास था, यह भरोसा था, यकीन था। हम सब बिल्कुल टकटकी बातें टेलीविजन देख रहे थे, उसी दौरान इमरान खान की एक तस्वीर आई, और अगर आपने देखा है तो गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा, आपका मस्तक चौड़ा होगा। नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, YouTube पे उपलब्ध होगा कि अभिनंदन कुमार पाकिस्तान के कब्जे में थे। भारत सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा था, पाकिस्तान बयान पर बयान दिए जा रहा था। ये खबर आने लगी कि नहीं, हमारे जो लड़ाकू जहाज है वो तैयार होने लगे हैं, इंजन स्टार्ट होने लगा है। लाहौर कराची तक खलबली फैलने लगी थी कि मोदी जी के मन में कुछ चल रहा है, मोदी जी के मन में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है किसी को नहीं पता था। अभिनंदन कुमार की सुरक्षित रिहाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये किसी को नहीं पता था। वो किन हालातों में अपने देश में आएंगे ये किसी को नहीं पता था। लेकिन इसी बीच इमरान खान अपनी पार्लियामेंट में टेलीविजन पर आए। इमरान खान ने कहा कि अभिनंदन कुमार ने घुसकर पाकिस्तान के भीतर बमबारी की है, बम्बार्डमेंट किया है, हमारे ठिकानों को ध्वस्त किया है, हमारी सेना ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से हम लगातार मोदी जी को संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5 दिन से लगातार मोदी जी को संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मोदी जी मेरे साथ फोन पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हम अभिनंदन कुमार को सुरक्षित छोड़ने का फैसला लेते हैं, लाके बॉर्डर पर अभिनंदन कुमार को छोड़ते हैं। आप जरा कल्पना करिए
कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के जो उग्रवादियों को संरक्षण देने वाली सरकार या वहां के लोग हैं उसके अंदर कितना खौफ उनको पता था कि अभिनंदन कुमार के शरीर पर अगर खरोच भी आई तो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। और इसलिए हम सब कहते हैं कि मोदी जी का तो G20 है वो संकल्पों से भरा है, समर्पण से भरा है, त्याग से भरा है, बलिदान से भरा है, गरीबों की सेवा से भरा है, मातृशक्ति के सशक्तिकरण से भरा है। आपको याद होगा अभी कोविड की बीमारी आई थी, पूरी दुनिया तबाह थी, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, किस तरह की स्थितियां थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कोविड की महामारी के दौरान भी जिस तरह से सेवा की, जिस तरह से घर घर तक अनाज पहुंचाया, और इसके पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर पूछिएगा कि एक पोलियो का टीका भी हमको कब मिलता था, 25 साल बाद, 20 साल बाद मिलता था। पश्चिम देश पहले टीका लगवाते थे, जब उनके यहाँ सब ठीक हो जाते थे, सब संतृप्त हो जाते थे, तो भारत जैसे देश को पोलियो का टीका मिलता था। हम टीके के लिए पश्चिमी देशों पर तरसते थे, उनके सामने हाथ पांव जोड़ते थे, लेकिन पहली बार इस देश ने देखा, पहली बार इस दुनिया ने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविड का ऐसा टीका लगाकर तैयार किया कि दुनिया आज भारत के सामने रिक्वेस्ट करती रही, हाथ जोड़ती रही कि हमें टीका उपलब्ध करा दीजिए, और पूरी दुनिया को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में टीका उपलब्ध करें। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस पुस्तक को एक बार जरूर देखिए। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि यह पुस्तक जैसे ही आई है, जैसे ही बाजार में पहुंची है, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में शामिल हो चुकी है। आप इसको पढ़ेंगे, मोदी जी के जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में जानेंगे, और देश से जुड़े तमाम सारे ऐसे जो बड़े निर्णय थे, बड़े फैसले थे, उन्होंने किन परिस्थितियों में लिए, ये भी आपको जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।